हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि क्यों क्रिप्टो के अंदर से सारा जो पैसा है वो ट्रेडिशनल फाइनेंस ने सक कर लिया है, चूस लिया है। लिटरली जब से क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने टोकेनाइज स्टॉक्स को लिस्ट करना शुरू किया है, अब हर आदमी ये कह रहा है कि मैं क्यों ऑल्ट कॉइन्स या क्यों मैं मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करूं। मैं अपने पैसे को चलो बिटकॉइन में कर लेता हूँ, स्टेबल कॉइन में रख लेता हूँ, गोल्ड में रख लेता हूँ, टोकेनाइज्ड गोल्ड में रख लेता हूँ। और मैं जो टेस्ला के अंदर कर लेता हूँ, कुछ एप्पल के अंदर कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं अमेरिका के स्टॉक्स जब मेरे लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पे एज एन अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, तो मैं रिस्की एसेट में क्यों जाऊँ? आपको ये चीज़ सुन के थोड़ी-सी अजीब लगेगी, बट मेरे पास डेटा है। मैं इसे डेटा के साथ बैक करके आपको प्रेज़ेंट करता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे जो चैनल है वो बहुत फ्लैशी नहीं होता है। प्योर इन्फॉर्मेशन, प्योर नॉलेज आपको मिलेगी। और अगर पसंद आए तो एक बारी कमेंट ज़रूर करेगा। आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है, ठीक है? सबसे पहले एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के अंदर ये पाया गया कि ऑलरेडी जो 62% जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है? उन्होंने अपनी जो एलोकेशन है, ठीक है? कुछ पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट की वो टोकेनाइज्ड स्टॉक्स में कर रहे हैं। वो टोकेनाइज्ड स्टॉक्स या ईटीएफ, मतलब जो भी ट्रेडिशनल फाइनेंस की जो चीज़ें होती थी जिनका पहले एक्सेस नहीं होता था। पहले क्रिप्टो एक्सचेंज पे आदमी पैसा लेके आता था, तो या तो वो स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लेता था, या बीटीसी बाय करता था, इथेरियम बाय करता था, क्रिप्टो बाय करता था, या सेल करता था और उसके बाद निकल जाता था। अब क्या हुआ है कि पूरा का पूरा जो अमेरिका का ट्रेडिशनल फाइनेंस है, वो सारा का सारा क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आ चुका है। और उसकी वजह से लोग अगर $10,000 लेके आ रहे हैं, तो $10,000 पहले वो सिर्फ पूरे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता था और किसी चीज़ में नहीं करता था। अब उसके पास क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ऑप्शंस हो गए हैं। आज की डेट में क्रिप्टो एक्सचेंजेस रही नहीं, उन्हें वर्ड भी चेंज हटा लेना चाहिए। आज की डेट में सुपर ऐप्स हो गई हैं, सुपर ऐप्स हो गई हैं फाइनेंस की, क्योंकि अब सिर्फ ये क्रिप्टो को ऑफर नहीं कर रही हैं। दुनिया की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं टॉप, जो कि मैं डेटा भी आपको दिखाऊंगा, बाइनेंस है, चाहे वो और एक्सचेंजेस हैं, लिटरली कलेक्टिवली ये इतना कुछ ऑफर कर रही हैं कि यूज़र के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? मैं आपको एक फैक्ट थोड़ा-सा यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है? इस फैक्ट को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डेटा आपके सामने क्या बता रहा है कि ट्रेडफाई ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ठीक है? जनवरी 2025 में 3.46 बिलियन यूएस डॉलर का था। जून 2026 में एग्जैक्टली, मतलब सोचिए 1 डेढ़ साल बाद 394 बिलियन यूएस डॉलर पर मंथ हो गया है, मतलब 114 एक्स बढ़ गया है। अच्छा, यूएस स्टॉक्स जो हैं आज की डेट में, सिर्फ अमेरिकन स्टॉक्स की बात करें, तो उसका जो वॉल्यूम है इस टाइम, जो जनवरी 2025 में ज़ीरो था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आज की डेट में 190 बिलियन यूएस डॉलर है, जून का डेटा जो बता रहा है, ठीक है? प्रीशियस मेटल्स को अगर हम देखें तो 123 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ये सारी चीज़ें टोकेनाइज्ड फॉर्म में क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे हैं। और ट्रेडफाई के परपेचुअल्स को देखें तो 388 बिलियन यूएस डॉलर पर मंथ, जो कि हम पहले ही देखते थे कि जो परपेचुअल्स हैं सिर्फ बिटकॉइन में होते थे, क्रिप्टो में होते थे। अब वही परपेचुअल ट्रेडिंग सारी की सारी ट्रेडफाई में चली गई है। तो कहने का मतलब है कि आपके सामने ये वॉल्यूम है। और अगर हम देखें तो ट्रेडफाई वॉल्यूम ऑन दीज क्रिप्टो एक्सचेंजेस, मतलब ये टोटल जो हम अगर सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मिला लें, तो सोचिए कि ये 3.46 बिलियन यूएस डॉलर का होता था वॉल्यूम जनवरी 2025 में, और आज 394 बिलियन यूएस डॉलर 17 महीने में, ठीक है? ये आपके सामने है डेटा, ये यही बता रहे हैं, ठीक है? और अगर हम जून 2026 की बात करें, ठीक है? तो 11 मेजर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने 4.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो है कंबाइंड स्पॉट और डेरिवेटिव क्रिप्टो वॉल्यूम किया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जो 11 एक्सचेंजेस हैं, ठीक है? जो सेंट्रल एक्सचेंजेस हैं, उस पे 4.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर का तो वॉल्यूम हुआ क्रिप्टो का। और जो 6 सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस हैं, उसपे 400 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का ट्रेडफाई का वॉल्यूम है। अभी भी ये वॉल्यूम बहुत छोटा है क्रिप्टो के मुकाबले में, लेकिन 1 डेढ़ साल में जो ग्रोथ हुई है, तो ऑब्वियसली ये पैसा कहीं न कहीं क्रिप्टो से ही तो एलोकेट हो रहा है ना। जो लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे थे, वो ऑलरेडी अपना जो एलोकेशन है, वो ट्रेडफाई की तरफ कर रहे हैं। यही कारण है कि आपके जो ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल के इधर जा रहा है, ठीक है? सबसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
114 गुना एक्स 114 एक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और अगर हम बाइनेंस पे भी देखें, अब मैं आपको चलिए एक डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। ये डेटा है आपका डीफाई लामा, ठीक है। डीफाई लामा का ये डेटा है। और अब ये डेटा क्या बता रहा है, डीफाई लामा का ये करंट डेटा बता रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी आई है 20 जुलाई की रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये डेटा क्या बता रहा है, डेटा ये कह रहा है कि जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जितना भी ग्लोबल वॉल्यूम है आपका स्पॉट के अंदर, ठीक है, तो ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आज एग्जिस्ट करती हैं टॉप, वो 85% जितना भी ग्लोबल स्पॉट वॉल्यूम है उसको ये कंट्रोल करती हैं। 90% का जो परपेचुअल वॉल्यूम है उसको ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है वो कंट्रोल करती हैं। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ही सारा वॉल्यूम है इस टाइम क्रिप्टो का, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बड़ी हैं, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है कि सेम डायनामिक्स प्ले आउट हो रहे हैं। जैसे क्रिप्टो के अंदर ये एक्सचेंजेस वॉल्यूम इतना ज़्यादा कर रही थी, अब जो ये टोकेनाइज्ड जो ट्रेडफाई एसेट्स हैं, आरडब्ल्यू है, ईटीएफ्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, गोल्ड है, तो ये जितनी भी कमोडिटीज़ हैं टोकेनाइज्ड, ये सारी की सारी अब उसमें भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वॉल्यूम को गवर्न कर रही हैं। डेक्सिस पे इतना एक्शन नहीं है, विच इज़ वेरी फिनोमिनल, मतलब। और यहाँ पे वंस अगेन अब इसमें ये हो सकता था कि भाई लीडर कोई और होता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो कंसंट्रेशन है वो सारा का सारा इसमें भी बाइनेंस काफ़ी जगहों पे लीड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फ्लो का कंसंट्रेशन देखें, स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें, ठीक है, तो अगर हम स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखें तो आप ये चार्ट देख रहे हो कि 85% जो है वो ग्लोबल स्पॉट वॉल्यूम जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है, ठीक है। 90% का जो है वो परपेचुअल वॉल्यूम वो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें जो बाइनेंस जो है वो लीड कर रहा है, ठीक है। बिटकॉइन ऑन बाइनेंस इज रेगुलरली जनरेटिंग 5 बिलियन टू 20 बिलियन यूएस डॉलर का डेली वॉल्यूम है। तो बाइनेंस जो है इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में बिटकॉइन के लीड कर रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी की अगर हम डेप्थ रैंकिंग की बात करें, आप ये देख सकते हो इधर भी बाइनेंस लीड कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इधर लिक्विडिटी कंपैरिजन बाय एक्सचेंज एंड डेप्थ लेवल्स देखो, इधर भी बाइनेंस लीड कर रहा है। प्राइस डिस्कवरी में देखें तो यहाँ पे भी आप देखिए ये बाइनेंस लीड कर रहा है। सो कहने का मतलब है जैसे क्रिप्टो में लीड कर रहा था तो वो अब ट्रेडफाई के अंदर भी लीड कर रहा है, ठीक है। जो टोकेनाइज्ड आरडब्ल्यू की जो मार्केट है वो भी बड़ी फिनोमिनल लेवल पे ग्रो कर रही है। आरडब्ल्यू इस टाइम जो है ना वो 5.5 बिलियन यूएस डॉलर पे थे 2025 में, आज की डेट में आरडब्ल्यू की जो मार्केट है वो 25 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई है, ठीक है। 10 बिलियन यूएस डॉलर तो 2026 में ऐड हुए, ठीक है। सो ये कितनी तेजी से ये वॉल्यूम जो है वो ग्रो कर रहा है आपके सामने है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये समझना कि देखिए कि धीरे-धीरे ट्रेडफाई सारा का सारा क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आ रहा है, ठीक है। अगर हम स्पॉट वॉल्यूम को देखें, ठीक है, अगर स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखें तो 1 बिलियन यूएस डॉलर पर मंथ का था 2025 में, आज के डेट में 20 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है। जो ट्रेडफाई के अंदर हम देख रहे हैं कमोडिटी स्टॉक्स और ईटीएफ्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आरडब्ल्यू के अंदर जो परपेचुअल ट्रेडिंग है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। सो इसमें वंस अगेन हम देख रहे हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो लीड कर रही हैं। अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस टोटल अगर हम देखें तो इसमें टोटल टोकेनाइज्ड आरडब्ल्यू एंड ट्रेडफाइड पर्प्स देखें तो इसमें भी आप ये देख सकते हो कि इधर ये कितनी बड़ी मार्केट हो चुकी है, राइट। सो ऑल एंड ऑल जैसा क्रिप्टो एक्सचेंजेस को हम देखते थे, अगर हम उनको हमने देखा उसमें जो लीडर था एग्जैक्टली ट्रेडफाई में भी सेम सारा का सारा वॉल्यूम डेक्सिस पे नहीं है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है। प्राइस डिस्कवरी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे है, ठीक है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी बाइनेंस जो है वो लीड कर रहा है। जो मतलब ऐसा हो सकता था कि भाई टोकेनाइज्ड जो ट्रेडफाई था उसमें हो सकता है कोई ओकेक्स लीड करता है या बिटगेट लीड करता है या बायबिट लीड करता है, बट कहानी सेम जैसे क्रिप्टो में बाइनेंस लीड कर रहा था वैसे ट्रेडफाई में भी लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडफाई के अंदर भी जो ट्रस्ट फैक्टर है वो या प्राइस डिस्कवरीज हैं, जो बेटर जिसे कहते हैं कि आप जो वॉल्यूम्स हैं और ये कस्टमर का ट्रस्ट है वो सब बाइनेंस इसमें भी लीड कर रहा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ये डीफाई लामा की रिपोर्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके खुद एक बारी वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, चेक भी कर सकते हैं। क्यों मैंने इतना टाइम लिया इस पे? मैंने इस चीज़ पे इसलिए इतना टाइम लिया है कि आप ये रीज़न ढूँढते रहते हो ना कि क्रिप्टो को आखिर हुआ क्या है? क्रिप्टो के पास अल्टीमेटली एक अल्टरनेटिव आ गया लोगों के पास। पहले लोग सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज पे आते थे, सिर्फ़ क्रिप्टो में करते थे। इसका बॉटम लाइन ये है, अब ट्रेडफाई भी उनके हाथों में आ गया है, ठीक है ना? तो ये है इसका रीज़न।
दूसरी खबरों पे चलते हैं तो ब्लैक रॉक जो 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एसेट देखता है ब्लैक रॉक, उसने कहा कि बिटकॉइन वो डीकपल कर रहा है स्टॉक मार्केट से। उसने ये इसलिए बोला क्योंकि ना जुलाई के अंदर बिटकॉइन 7.5% ग्रो किया और नैस्डैक जो है वो 6.6% गिरा। तो ब्लैक रॉक ने ये बात जुलाई के बेसिस पे बोली कि अब बिटकॉइन अलग मूव करेगा और स्टॉक मार्केट अलग मूव करेगी। पहले ऐसे होता था कि स्टॉक मार्केट जैसा मूव कर रही है वैसे बिटकॉइन मूव करेगा, ठीक है। कॉइन ब्यूरो का ये वो है कि जिसमें ट्रम्प मीडिया जो है उसको काफ़ी लॉस हुआ है। 361 मिलियन यूएस डॉलर की ट्रम्प की खुद की कंपनी है, ट्रम्प की फैमिली की, पहले हाफ में 2026 के 361 मिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ है, ठीक है। और इस टाइम जो ट्रुथ सोशल है, ट्रुथ सोशल की जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, तो ट्रम्प मीडिया ही है, तो वो इनके पास 9,477 बिटकॉइन भी है, ठीक है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो बिटकॉइन के जो वॉलेट्स हैं, जो 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। मतलब वो दे आर बाइंग 90 से ऊपर चले गए हैं, ठीक है। और जो स्मॉलर वॉलेट्स हैं वो बेच रहे हैं। इसका मतलब स्मॉलर जो रिटेल है वो पैनिक कर रहा है। अगर हम देखें तो 10,000 प्लस बीटीसी वॉलेट 90 से ऊपर 90 के करीब हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ट्रस्ट है उनका। और 10 से 10,000 बीटीसी वाले जो हैं उन्होंने वो भी ग्रो किए हैं 1.5 बिलियन यूएस डॉलर से। बट जो स्मॉलर होल्डर्स हैं वो उनमें कमी आई है, कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट लूज हुआ है और घबराहट ज़्यादा बढ़ी है। और उसके बाद बिटकॉइन की जो माइनिंग डिफ़िकल्टी है, वो डाउन हुई है 18.5%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे माइनर्स पिवट कर रहे हैं एआई के अंदर, ठीक है? और इसका जब जब डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है तो मतलब जो हैश पावर है, जो बिटकॉइन को माइन करने के लिए, उसमें जब ड्रॉप हुआ तो ऑटोमेटिकली जो डिफ़िकल्टी है बिटकॉइन को माइन करने की वो एडजस्ट होती है। तो जब माइनर्स अपने माइनिंग को एआई की तरफ डिप्लॉय कर रहे हैं और कुछ माइनर्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो उन्होंने जैसे अपने माइनिंग प्लांट्स को बंद किया या अपनी एनर्जी को पिवट कर दिया एआई की तरफ, तो हैश पावर आपकी कम हो गई, हैश रेट कम हो गया, जिससे आप बिटकॉइन को माइन करते हैं। जब वो कम हुआ तो अपने आप डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट भी कम हो जाती है। तो इस टाइम उसमें 18.5% का ड्रॉप है। मतलब बिटकॉइन को माइन करना जो इस टाइम सबसे पीक पे था, उसको जो डिफ़िकल्टी उसमें ड्रॉप है, तो इसलिए बिटकॉइन को माइन करना आसान हो गया। इसका एक अच्छा सिग्नल ये होता है कि जो एक्जिस्टिंग माइनर्स होते हैं उनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन नुकसान ये होता है कि बिटकॉइन का हैश रेट जो है वो उसके बेसिकली अभी समझ लीजिए कि अगर एक एक किले को 10,000 लोग गार्ड कर रहे थे, तो 10,000 में से 18% 1800 सैनिक हटा दिए गए किले में से। तो इसका मतलब है कि भाई 1800 अगर 2,000 निकाल दिए गए तो 7800 सैनिक अभी भी हैं। किला अभी भी ठीक-ठाक सैनिक उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अभी 1800 कम है। तो इसको इस तरीके से देखा जाता है, इस रिपोर्ट को, इस चीज़ को। तो ज़्यादा सैनिक हों, बढ़ते चले जाएँ तो किला उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा ना। लेकिन क्योंकि अभी पीछे कुछ टाइम से बिटकॉइन बेयरिश ट्रेंड में है, जो माइनिंग अभी जो कर रहे हैं वो और जो इस टाइम बिटकॉइन का रेट है उसमें डिफरेंस है। बिटकॉइन को माइन जो किया जा रहा है वो उसका रेट ज़्यादा है, उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, बिटकॉइन का प्राइस कम है, तो एग्जिस्टिंग जो माइनर्स हैं उन्होंने बिटकॉइन को बेचा भी है। और इधर से एआई काफ़ी लिक्विडिटी लंबी लंबी डील कर रहा है, जो मैंने वीडियो पहले बनाया भी था। तो इसका मतलब क्या है कि काफ़ी सारे माइनर्स पिवट कर रहे हैं, ठीक है, एआई की तरफ। दूसरा ये देख सकते हैं कि आप जो टोकेनाइज़्ड मार्केट है, वो 15% अब और चेन्स पे भी शिफ्ट हुई है। वरना पहले वो सब इसमें भी वंस अगेन बीएनबी चेन लीड कर रहा है। सो बाइनेंस चेन इसमें भी लीड कर रहा था, इथेरियम नंबर 2 पे, नंबर 3 पे सोलाना है। तो अब बाकी चेन्स पे भी 15% जो है वो शिफ्ट हुई है, ठीक है। विटालिक ने जब 2023 में एक अपग्रेड का एक उसने रोड मैप प्रेज़ेंट किया था, तो उसमें उसने ये वो डालना भूल गया था, प्राइवेसी और क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रिपरेशन। ये उसने रोड मैप में नहीं डाला था। तो उसने अभी ये बोला कि वो उस टाइम नहीं डाला था, बट अभी वो उसमें ऐड कर रहा है, इथेरियम विल बी क्वांटम सेफ एंड इथेरियम विल आल्सो बी प्राइवेसी फर्स्ट चेन। तो ये विटालिक ने अपने रोड मैप में इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। सो ये है गाइज, आई थिंक आज के लिए इतना ही, लेकिन आई एम श्योर कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि हाँ, क्यों डालूं मैं उस मीम कॉइन में, उस कुत्ते बिल्ली कॉइन में, और अगर मैं क्यों डालूं उन क्रिप्टो कंपनीज में या चेन्स में जो कंपनी की तरह ही तो काम कर रही हैं। फाउंडर है उसमें, मार्केटिंग टीम है, बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, रोड मैप है।
अगर मुझे यही सब करना है, तो क्यों नहीं आज मैं टोकेनाइज़्ड स्टॉक में डाल देता हूँ यार। और टोकेनाइज़्ड स्टॉक का फ़ायदा ये होता है कि मेरे को पूरा शेयर खरीदना भी नहीं होता है। जैसे मैं क्रिप्टो को पूरा नहीं खरीदना होता है, वैसे उनको भी मैं प पोर्शन में खरीद सकता हूँ, अपने बजट के हिसाब से खरीद सकता हूँ। और जब से ये चीज़ों की अवेलेबिलिटी हुई है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ से सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो इसमें बढ़ गया है। तो जिन लोगों को पहले टोकेनाइज़्ड स्टॉक का एक्सपोज़र नहीं था, अचानक जब उन्हें ये ऑप्शन मिला, तो वो ऑल्ट कॉइन से ट्रेडफ़ाई की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है? चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो एक बारी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।